टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। सभी आ गए? ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट्स नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल क्या चीज होती है पहले वो बताएंगे। किसी ने ये टर्म सुना है टेंजेंट? कहीं पर भी सब किसी सब्जेक्ट में या कहीं पर भी किसी क्लास में टेंजेंट वर्ड सुना है? यस सर। कहाँ सुना है बताइए? कहाँ पर सुना है? सर्कल में सुना है। सर्कल्स में, क्लास 10th सर्कल्स, उसमें क्या होता था? फॉर एनी सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट बनती थी, है ना? और ऑन द पॉइंट, इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल तो हमारी एक टेंजेंट बनती थी, और इफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल देन नो टेंजेंट पॉसिबल। ऐसे ही पढ़ा था ना क्लास 10th में। कहीं आपने एक पॉइंट पढ़ा, पॉइंट है और ये हमारा सर्कल है, तो आपने कहा यहाँ पर दो टेंजेंट पॉसिबल थी इस तरीके से। एंड इफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर इज ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल, एंड इफ एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल तो वहां पे कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही तो क्लास 10th में पढ़ा था, वहीं से फिर हमारा बेस बनेगा। बताइए क्या मीनिंग, क्या चीज कुछ याद आ रहा है कि क्या डेफिनेशन बताई जाती थी टेंजेंट के लिए? क्या होता था टेंजेंट? सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाता था। ना वो तो प्रॉपर्टी हो गया, वो तो प्रॉपर्टी हो गया सर्कल के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट का के बारे में क्या बताया जाता है कि ये टेंजेंट है, दिस इज योर टेंजेंट। तो क्या टेंजेंट टर्म के बारे में क्या बताया जाता है? Sir, tangent is a line which touches the circle at one point. करेक्ट। मीन्स लाइक टेंजेंट क्या होती है, इसका जो मीनिंग बताया जाता है टू टच। ठीक है, जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाती है, मतलब सर्कल के लिए देखा था हमने, जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाती है किसी भी पॉइंट पे, सिर्फ टच करते हुए जाए, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से बनेगा तो दो टेंजेंट्स पॉसिबल थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि टेंजेंट क्या होती हैं। तो टेंजेंट क्या होती हैं? वो लाइंस, वो स्ट्रेट लाइंस जो सर्कल को टच करते हुए जाती थी, उसे हम टेंजेंट कहते थे। सर्कल के अंदर पॉइंट है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, मतलब अगर टच करते हुए जा रही है, टेंजेंट है, और अंदर से आप कोई भी लाइन बना नहीं सकते, वो टच करते हुए नहीं जाएगी, वो कट करते हुए जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट हमने जो पढ़ा था क्लास 10th में पढ़ा था, वो ये पढ़ा था सर्कल को जो भी लाइन टच करते हुए जाएगी उसे हम टेंजेंट कर देंगे, कट कर देगी तो वो टेंजेंट नहीं होगी। टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ टच करते हुए जाती है। सेम कॉन्सेप्ट हमने वहां सिर्फ सर्कल के लिए पढ़ा था, लेकिन इट इज वैलिड फॉर ऑल। मीन्स इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ फिगर, एनी काइंड ऑफ कर्व, किसी भी तरीके का कोई भी कर्व है, कोई भी आपका मान लीजिए पैराबोला ही क्यों ना है, मान लीजिए पैराबोला है, यहाँ से कहीं से भी एक लाइन चली गई जो उस पैराबोला को टच करते हुए गई, जो उस पैराबोला को टच करते गई, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी? टेंजेंट। हमने सिर्फ उसके लिए पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था? सर्कल के लिए, क्योंकि वो चैप्टर था इट इज रिलेटेड टू द सर्कल्स। वो चैप्टर का नाम सर्कल्स था, सर्कल्स के रिलेट था, बाकी फिगर से हमें कोई मतलब नहीं थी। पैराबोला 10th में जानते नहीं थे, तो हमें सिर्फ इतना बता दिया था सर्कल। तो एक्चुअली कोई भी कर्व क्यों ना हो, कोई भी आपका फिगर हो, यानी कोई भी फंक्शन बन रहा होगा, उस फंक्शन को जो लाइन टच करते हुए जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो हमें इन्हीं टेंजेंट्स के बारे में यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है। तो ये तो हो गई टेंजेंट। अब हम बात करते हैं नॉर्मल्स की। नॉर्मल्स क्या होती हैं? ठीक, जैसे कि इसका नाम है नॉर्मल, ये टर्म नॉर्मल जो है आपने पढ़ा होगा, टेक्निकल जो टर्म पढ़ी होगी वो आपने राइट एंगल ट्राइंगल्स में पढ़ी होगी। 90 डिग्री वाले एंगल को आप नॉर्मल एंगल भी कहते हो। कहा है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल। तो मींस ओरिजिनली जो हमारा नॉर्मल टर्म है वो रिलेटेड है 90 डिग्री से। सो जो हमारा बात करते हैं नॉर्मल्स की, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है टॉपिक हमारा। तो टेंजेंट क्या हो गया? जो सर्कल, जो किसी भी कर्व को, किसी भी फंक्शन को टच करते हुए जाएगी, वो टेंजेंट हो गई। तो किसी एक पॉइंट पे ही तो टच करेगी। कॉन्सेप्ट हमारा शुरू से वही पढ़ते चले आ रहे हैं
कि किसी कर्व को एक ही पॉइंट पे मतलब टच करेगी, अगर अंदर से चली गई ना तो वो फिर कट कर रहा है उसको, फिर वो टच नहीं कर रहा, फिर वो टेंजेंट नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि अगर वो कट करते हुए जाएगा तो वो फिर टेंजेंट नहीं होगा, टेंजेंट सिर्फ उसको टच करते हुए जाएगा, उसका नाम ही होता है टेंजेंट का मतलब होता है टू टच ओनली, बस टच करते हुए जाएगा। अब नॉर्मल्स क्या होती हैं, ये जो मेरा पॉइंट है इस पॉइंट पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना दीजिए, कहीं भी टच कर रहा है, मान लीजिए यहाँ टच कर रहा है 90 डिग्री मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, किस पे, उसी टेंजेंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जो ये लाइन बनेगी इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल, इस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल, और ये टेंजेंट है। तो नॉर्मल बेसिकली दे आर द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नॉर्मल क्या होती हैं, कौन सी लाइंस होती हैं, जैसे नॉर्मल नया टर्म है, टेंजेंट फिर भी आपने पढ़ा हुआ था क्लास 10th में, लेकिन क्लास 10th में वो नया टर्म था। तो इसी तरीके से मतलब ये नई टर्म आपको इंट्रोड्यूस हुई है कि नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा हमारा, नॉर्मल होगा दैट, जैसे टेंजेंट पढ़ा नई टर्म, अब हम यूज टू हो गए, समझ आ गया, ऐसे नॉर्मल हमारा अब हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर हम उससे हल्के हल्के यूज टू हो जाएंगे। तो नॉर्मल क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और टेंजेंट क्या है हमारा, जो हमारी लाइन टच करते हुए जाएगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक हुआ। इसे एक बार फिर से देखेंगे कि क्या क्या चीज है। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। हमारा कोई भी कर्व दिया होगा, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी कर्व है हमारा, कोई भी फंक्शन, कोई भी कर्व है, तो ये मेरा इस पॉइंट पे ये मेरा बन गया टेंजेंट, ये मेरा क्या लाइन बन गया, टेंजेंट, और इसके जो परपेंडिकुलर बनाया वो बनेगा मेरा नॉर्मल। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टेंजेंट, ठीक है, ये मेरा टेंजेंट हो गया और ये मेरा नॉर्मल हो गया। एंड दिस इज योर फंक्शन, कोई भी मेरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया है। ठीक है, तो पिछला टॉपिक में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट किया था। पहले हमने पढ़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, फंक्शन बढ़ता चला जाता है तो यानी वो ऊपर चलता चला जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, वापस नीचे की साइड आता चला जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, उसको हमने डेरिवेटिव से फाइंड आउट करा। इसी तरीके से अब आया हमारा टेंजेंट नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल पहले हम पढ़ रहे हैं कि टेंजेंट्स क्या होती हैं, वो लाइंस होती हैं, लाइंस होंगी ऑब्वियसली, वो लाइंस होती हैं जो किसी भी दिए गए कर्व को, यह कर्व और बड़ा सा बना देते हैं, कर्व मेन है हमारा, टेंजेंट और नॉर्मल को थोड़ा छोटा कर देते हैं और कर्व को बड़ा सा बना देते हैं, क्योंकि मेन फिगर हमारा मेन फंक्शन कर्व है। तो दिस इज योर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एनी कर्व। सो कर्व के किसी भी पॉइंट पे अच्छा बताओ, ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा हूँ और आगे एक्सटेंड नहीं करने वाला, देन हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व, इस कर्व के लिए कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, बताओ बेटा। और कोई, इनफाइनाइट। सर वन। इनफाइनाइट होगी। सर इनफाइनाइट। देखिए इसका आंसर डिपेंड करेगा मेरा क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा इस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, दैट इज 1। इस कर्व पे कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट। जस्ट लाइक फॉर योर सर्कल मींस यहाँ पे हर पॉइंट पे, यहाँ पे इस कर्व पे आने वाले हर पॉइंट पे, और पॉइंट तो कितना भी हो सकता है ना, अगर मैं बात करूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स लेता हूँ तो मान लो 1.1 है, 1.2 है, जस्ट अ मिनट बेटा। सो ये हमारा टेंजेंट, ये नॉर्मल हो गया। तो मतलब हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट पॉसिबल है, मैं यहाँ पॉइंट बनाऊंगा, यहाँ ऐसे टेंजेंट बन जाएगी, यहाँ पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पे अलग टेंजेंट बनेगी। हाँ, हर पॉइंट पे टेंजेंट पॉसिबल है। कितने पॉइंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, आप पॉइंट निकाल नहीं सकते, किसी लिमिटेड लाइन के लिए भी आप पॉइंट नहीं निकाल सकते। अगर पॉइंट निकालने की बात कर रहा हूँ 1 है तो अगला
पॉइंट क्या हो सकता है 1.1, 1.11, 1.13, तो आप पॉइंट्स नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब है आप नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं निकाल सकते इसके लिए, इसका मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट्स नहीं निकाल सकते। हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक टेंजेंट पॉसिबल होती है, जो आप 10 से ही पढ़ के चले आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट है। और अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन एनी कर्व, वहां सर्कल पड़ा था, यहाँ एनी कर्व हो जाएगा, सर्कल रिप्लेस हो जाएगा विद एनी कर्व। सो फॉर एनी कर्व फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली वन टेंजेंट एंड वन नॉर्मल इज पॉसिबल। तो एक टेंजेंट और एक नॉर्मल बनेगा एक ही पॉइंट पे, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन। तो अब दूसरी चीज, हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बनती है, मतलब कि इस पॉइंट पे लिया मैंने तो ये टेंजेंट बनी। अब अगला पॉइंट लूंगा चाहे ऊपर या नीचे, तो टेंजेंट अपना नेचर थोड़ा सा चेंज कर देगा, मतलब सेम लाइन नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ शिफ्ट जरूर होगा। सो हर पॉइंट की अलग टेंजेंट होती है जनरली, ठीक। अब टेंजेंट शक्ल में कैसी है, क्या चीज है? टेंजेंट और नॉर्मल है क्या? लाइंस है। टेंजेंट नॉर्मल क्या है? लाइंस। यानी इस टॉपिक में जो इफेक्ट रहेगा वो इफेक्ट रहेगा मेरा लाइंस का, मतलब लाइंस के जितने स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट है वो वापस जिंदा होके यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल बेसिकली, अगर मैं कुछ भी कैलकुलेशन करूंगा इन, तो क्या चीज निकालूंगा इसमें? मैं टेंजेंट के लिए क्या निकालूं भाई? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज निकालना था मुझे, डिक्रीज निकालना था, उनके इंटरवल निकालने थे उस टॉपिक से रिलेटेड। बट हियर द टॉपिक इज टेंजेंट नॉर्मल। तो टेंजेंट क्या चीज है? लाइन है। अब लाइन में मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स लाइन किससे रिप्लेस हुआ? टेंजेंट से। तो मैं यहाँ पे क्या क्या निकालूंगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, क्योंकि मैं लाइन के लिए स्लोप निकालना आता है मुझे, और क्या निकालना आता है? इक्वेशन निकालना आता है। तो यहाँ पर टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा। सेम विद नॉर्मल के लिए भी हम निकालना सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्लोप एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इस टॉपिक में मतलब पूरा हमारा अब इक्वेशन और स्लोप निकालना आ गया, तो स्ट्रेट लाइन का पूरा इफेक्ट रहेगा। यानी 11th क्लास की जो स्ट्रेट लाइन है वो वापस आ गई। अगर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं आपको 11th क्लास के और 10th क्लास के स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो हम जनरली करते थे, फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली निकालेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ओनली। जब तक डेरिवेटिव नहीं होगा वो कहलाएगा ही नहीं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो इनकी इक्वेशन निकालने में, इनके स्लोप निकालने में, इनके मतलब नॉर्मल और टेंजेंट निकालने में क्या इन्वॉल्व होगा? डेरिवेटिव। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव वी विल फाइंड द इक्वेशन एंड स्लोप फॉर बोथ द टर्म्स, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ द लाइन। तो शुरू से पढ़ते हैं 11th क्लास से, क्योंकि बेसिक लगेगा। तो फॉर्मूले सारे हम शुरू से देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, चाहे आपने अच्छे से पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तभी भी चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप ऑफ एनी लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, सिर्फ स्लोप लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ अ लाइन है सिंपली। अभी हम 12th का नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ 11th का। आपने दो तरीके से पढ़ा था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कराते थे स्लोप ऑफ एनी लाइन। कितना कितना होता था? दो टर्म में लिख सकते थे। तो बताइए वो दोनों टर्म क्या क्या होती थी? बताओ। सर एक tan थीटा हाँ, वेरी गुड। वन इज टेन थीटा, ठीक। and by 2 अनदर इज, minus by 1 upon x2 minus x1। हाँ जी, सभी को ये याद होगा, इतना मतलब यूज टू। और बाकी फॉर्मूले याद हो ना हो, लेकिन ये वैल्यूज याद होती ही होती हैं, जनरली ज्यादा लगती हैं। तो अगर मेरे को थीटा पता होता है, थीटा क्या होता है? थीटा बताइए। थीटा को भी डिफाइन करते हैं, पता चले, मतलब ये भी हमें पता होना चाहिए, यूज होंगे ये सर सारे, पॉजिटिव इसीलिए x बता। की डायरेक्शन से जो एंगल होता है लाइन का, जो वो हम ठीक, बता देते हैं यहाँ पर। हो सकता है मिस हो गया हो, भूल गए, या कंफ्यूजन हो गया हो। हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई भी मेरा लाइन बना है, ठीक है, ये मेरा लाइन है। ऑब्वियसली टेंजेंट का मतलब लाइन हो गया। अब मैं इसका बात कर रहा हूँ एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बात कर रहा हूँ इसका स्लोप क्या होगा। सबसे पहले थीटा की बात करते हैं। थीटा होता है हमारा इंक्लिनेशन, ठीक है, इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। इंक्लिनेशन इज जनरली, आपने वहां पढ़ा होगा कि इंक्लाइंड जो होता है हमारा झूला होता है, इस तरीके से जाते हैं, इंक्लाइंड ही तो कहते हैं, वो इस तरीके से तो होता है। तो ऐसे ही इंक्लिनेशन वहीं से है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन ने दो एंगल बनाए, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। रेफरेंस कौन होगा यहाँ पे? रेफरेंस लाइन कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एक लाइन होती है मेरी, ये लाइन है,
तो रेफरेंस एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, उस कोई भी लाइन मतलब कैसी भी हो, या तो एंगल 0 बनाएगी, पैरेलल हो जाएगी तो 0 बनाएगी, परपेंडिकुलर हो सकती है इस तरीके से, मींस वी कैन हैव एनी लाइन, किसी भी तरीके की लाइन क्यों ना हो, पैरेलल परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस से या तो 0 एंगल बनाएगी, पैरेलल होगी, या कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी बनाए। अब दो एंगल बना सकते हैं, एक ये बना एक ये बना। अगर मैं इसे रीड करूं, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवर्ड्स लाइन इट इज गोइंग क्लॉकवाइज एंड इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हमेशा रेफरेंस लाइन से लेते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस। बताइए कौन सा थीटा रिप्रेजेंट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला या क्लॉकवाइज वाला? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डेफिनेशन होता है, शुरुआत थीटा से होती है, थीटा होता है हमारा इंक्लिनेशन, ठीक है। इंक्लिनेशन में यानी थीटा सिर्फ, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, कोई नाम बता सकता है? पढ़ा होगा, एक आध बार ही पढ़ा होगा जब डेफिनेशन बताई जा रही होगी, आर्ग्यूमेंट। फिर वो कभी नहीं आता है। हाँ हाँ दिव्यांश आर्ग्यूमेंट। बताइए। आर्ग्यूमेंट। नहीं 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 नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग चीज हो जाती है, ग्रेडियंट कहते हैं उसे, ठीक है, ग्रेडियंट कहते हैं। कोई नहीं, वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, कभी नहीं आता है, सीधे सीधे स्लोप वगैरह, इंक्लिनेशन भी नहीं आता इतना फिलहाल। तो थीटा की बात कर रहे थे, जिसको सिर्फ थीटा को हम इंक्लिनेशन कहते हैं। अब थीटा क्या होता है, डेफिनेशन होती है कि एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल लेते हैं उसे हम थीटा कहते हैं। थीटा मतलब इंक्लिनेशन, एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज दिया आया, तो ये होगा मेरा थीटा, इस वाली लाइन के लिए ये मेरा थीटा होगा। थीटा मतलब इंक्लिनेशन। फिर इसका टेंजेंट ले लेते हैं, टेन ले लेते हैं, तो टेन थीटा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लाइन का स्लोप। तो अगर आपको थीटा पता है, लेकिन थीटा पर्टिकुलर होना चाहिए, यही वाला वैल्यू होना चाहिए, तभी आप इसका इंक्लिनेशन यानी वो स्लोप निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर केस है, डेफिनेशन है कि एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ जाएंगे तो दो एंगल बनते हैं हमेशा, उनमें से एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज, क्लॉक मेरा डायरेक्शन का तो सभी को पता होगा, ये क्लॉक ऐसे चलता है ना, तो ये मेरा इस तरीके से चल रहा है, तो इसका उल्टा है रिवर्स में, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, तो वो थीटा बनता है। तो उसका जो टेंजेंट हो गया वो हमारा स्लोप हो गया। अब ये क्या चीज है यहाँ पे, y1 y2 क्या चीज है, कैसे निकाला है, बताइए बेटा। ये सर ये होते लाइन हैं मेरे, ये होते हैं, हाँ ये होते हैं मेरे पे, डिपेंड कर रहा है कि स्लोप निकालने के दो तरीके, डिपेंड कर रहा है क्या क्या गिवन है। ये होते हैं मेरे a line joining 2 points, और we can say line passes through 2 point। लाइन कोई भी, यही लाइन मेरे 2 पॉइंट से पास कर रही है, वो दोनों पॉइंट हो गए x1, y1 एंड x2, y2। तो 2 पॉइंट मेरे को दिए होंगे, देन वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ऑल्सो। सपोज यही लाइन दिया है, मुझे 2 पॉइंट भी दिए हैं, थीटा भी दी है, एक बार यहाँ से स्लोप निकाला, एक बार यहाँ से स्लोप निकाला, और श्योर 100% दोनों सेम रहेंगे, बिकॉज दे आर फॉर पर्टिकुलर लाइन। और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें, चाहे 10 से निकालें या इस पॉइंट से निकालें, एक लाइन के लिए स्लोप सेम आएगा, अगर पॉइंट्स और एंगल आपने ठीक लिया है, ठीक। तो अगर मेरे को पॉइंट गिवन होंगे, 2 पॉइंट गिवन होने चाहिए, देन अगेन वी कैन फाइंड, कोई से भी कहीं के भी 2 पॉइंट हो, बस लाइन उससे पास करना चाहिए, कहाँ पे आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लाइन पास करना चाहिए उन दोनों पॉइंट से, देन वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ऑल्सो, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारे 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करा रहे हैं जो कि लाइन पे आने वाले हैं। कहाँ पॉइंट आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब लाइन पे आना चाहिए, कौन से कोऑर्डिनेट वगैरह कहाँ पर आ रहे हैं, एक्सिस पे आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं, लाइन पास करनी चाहिए, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज, इफ लाइन्स आर पैरेलल, क्या लिखते थे बताइए? अगर दो लाइंस हैं पैरेलल हैं, तो कैसे पता लगता था कि आपको लाइंस पैरेलल दी गई हैं? सर दोनों का M1 स्लोप सेम होगा। हाँ जी, उनके स्लोप्स सेम होंगे। इफ द स्लोप्स ऑफ एनी टू लाइंस आर इक्वल टू, क्या है मतलब, जितनी भी लाइंस के स्लोप सेम होंगे, तो इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, अगर उनके स्लोप सेम होंगे। आप स्लोप देखो ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सबका स्लोप होगा। तो अगर पैरेलल है तो आप यहाँ से देखते हैं कौन से एंगल बन रही है, क्या कहते हैं, कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, जो भी है, करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल,
ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा होंगे। ये एंगल्स हैं, थीटा सेम आएगा तो उनका टेंजेंट भी सेम आएगा, यानी स्लोप सेम आएगा। फिलहाल अगर मेरी लाइंस पैरेलल हुआ करती थी तो मुझे पता लगता था कि मैं कैसे बता सकता हूँ, उनके स्लोप सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दो लाइन है, उनके स्लोप m1 और m2 से रिप्रेजेंट करा दिए तो पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप इक्वल होंगे, ठीक। And what will happen, yeah, what kind of relation we are having with the slopes if lines are perpendicular? सर उनके बताइए। स्लोप का प्रोडक्ट दोनों का -1 स्लोप इक्वल का होगा। प्रोडक्ट जो था -1 के इक्वल था। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। m1 into m2 is equals to -1, or we can write this value as m1 is equals to -1 upon m2। दोनों एक ही बात है, चाहे पहले वाला स्टेटमेंट रीड करें या दूसरा। दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। इसका काफी यूज होगा। इनफैक्ट आप देखो, मैंने आपको क्या बताया, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में क्या बताया, 90 डिग्री का एंगल बताया कि टेंजेंट के 90 डिग्री होती है नॉर्मल। अब नॉर्मल टेंजेंट के 90 डिग्री है, यानी कि दोनों के स्लोप में ये रिलेशन लगेगा ही लगेगा, है ना, क्योंकि वो टेंजेंट और नॉर्मल वो भी लाइंस हैं। तो लाइंस है तो इसका मतलब जो जनरल फॉर्मेट है लाइंस का, उसको वो फॉलो करेंगे ही करेंगे, जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर मेरा m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 है, m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2। सो दैट मीन्स, या ये लिख सकते हो, एक को उधर भेजेंगे तो ऑब्वियसली अपॉन में जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसका मतलब टेंजेंट और नॉर्मल ये रिलेशन फॉलो करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। इतना बना लो, फिर मैं मतलब इसको नोट कर लो, फिर मैं फटाफट आगे के फॉर्मूले बताता हूँ। इसका टॉपिक का नाम क्या है सर? टेंजेंट एंड नॉर्मल। हाँ बेटा, अभी शुरू तो मैंने वहीं से किया था ना, लेट ज्वाइन क्या किया। मतलब ये हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। इसमें हमें इस चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हमें जो पढ़ने हैं वो 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दूसरा टेंजेंट नॉर्मल, एंड तीसरा मैक्सिमा मिनिमा। बस बाकी के 2 एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो ये टेंजेंट नॉर्मल है, टॉपिक का नाम ही टेंजेंट एंड नॉर्मल।